अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी गेट सोसाइटी। इस वीडियो में हम पीएमसी पेड टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं और सिर्फ इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का पोर्शन करूंगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स। आयोनाइजेशन को सप्रेस करना, इस वर्ड की मीनिंग होती है कि आयोनाइजेशन को डिक्रीज़ करना, क्योंकि सप्रेस वर्ड इज़ एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स टू डिक्रीज। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इज़ फर्स्ट डैश टू गेट इट्स डैश स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रोमीटर। अब सबसे पहले हम अगर किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम हासिल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, याद रखें कि स्पेक्ट्रोमीटर में हमें एलिमेंट गैसियस फॉर्म में चाहिए होता है, यानी गैस के स्टेट में। सो अगर हमें किसी एलिमेंट को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या हम उसे फ्रीज करेंगे या वॉलेटाइल करेंगे, हम उसे वॉलेटाइलाइज करेंगे। सो यानी इसमें से या तो सी या तो डी ऑप्शन सही है। लेकिन अब दूसरा जो ब्लैंक है वो ये है कि किस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइन मिलेगा या कंटिन्यूस मिलेगा। सो याद रखें कि एलिमेंट या एटम्स में से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें सनलाइट में से मिलता है, या किसी भी रोशनी जो हमें बल्ब से मिलती है उसमें से हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, बट एटम में से लाइन स्पेक्ट्रम। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसमें है वॉलेटाइल करेंगे और उसके बाद फिर लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। उसके बाद तीसरा है कि डैश इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो सबसे बड़े से बड़ा जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है ना, उस वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ रेड पिगमेंट। ये इस तरह का एक रेड पिगमेंट होता है। इट इज़ अ प्रोटीन एक्चुअली, ये एक प्रोटीन है जो आरबीसीज में यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है और उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचाना, ठीक है, जो कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद है कि FeCN6 और इसके ऊपर -4 इसकी पावर है, तो इस कॉल्ड एस, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो भी कंपोजिशन अगर आपको मिले ना, इसको हम कॉम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि अब यहाँ पे ये मुकम्मल कंपाउंड तो नहीं बन रहा, यहाँ पे एक चार्ज बन रही है। कंपाउंड पे कभी भी चार्ज नहीं होती, कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होती है वो ज़ीरो होती है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट आयन। ट्रांजिशन एलिमेंट आयन सिर्फ फिर उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए, इसमें मिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी आयरन भी है, उसके अलावा कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। सो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन रहा है, इसको हम डी ऑप्शन यानी कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। फिफ्थ जो है क्वेश्चन वो ये है कि एलोट्रॉप्स आर ऑफ सेम। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स के बनते हैं। याद रखें कि एलोट्रॉप्स में एलिमेंट सेम ही होता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स बनते हैं कार्बन के, ठीक है, जिसमें कुछ एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एलोट्रॉप्स एमॉर्फस होते हैं। इस तरह से कार्बन के बहुत सारे फिर एलोट्रॉप्स बन जाते हैं अगर इस तरह से हम डिवाइड करें तो। लेकिन मेजर 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबल्स। ये 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। सो इस तरह से यानी एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आर पॉसिबल। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की कितनी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, सिर्फ 1, याद रखें। लेकिन डाई सब्सटीट्यूटेड जो बेंजीन होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा बन सकती हैं, लेकिन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की सिर्फ 1। अच्छा, कोई पूछे कि डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की कितनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकती हैं, तो व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर, 3। डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की 3 पॉसिबल यानी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बन सकते हैं, लेकिन मोनो में सिर्फ 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज हैव नो रिलेशन विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है केमिकल बॉन्ड, तीसरा है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड द फोर्थ वन इज़ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। सो द टर्म इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अच्छा, अब इंट्रा और इंटर में क्या फ़र्क होता है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस यानी जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहे हो, लाइक H2 है तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो H2O का एक मॉलिक्यूल का अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दैट इज़ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, जो कि आयोनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बन रहे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं पार्शियल चार्जेस पे, जो कि 2
एटम्स के दरमियान बनती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होने चाहिए इसमें। अच्छा, उसके बाद एट्थ जो क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ डेवलप्ड व्हेन अ मेटल इज़ डिप्ड इनटू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बनेगा? अगर हम उसको, जो भी अगर मेटल होगा, अगर उसको हम उसी के आयंस में, किसी भी मेटल को उसी मेटल के ही आयंस में अगर हम डिप करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम हो जाए। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। वो कौन सा कंपाउंड होता है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? याद रखें कि जो भी अल्डिहाइड्स होते हैं ना, वो सब सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, यानी ब्यूटेनल, मीथेनल एंड इथेनल, ये तीनों अल्डिहाइड्स हैं। सो ये तीनों देंगे, यानी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है एसिटिक एसिड इज सॉल्यूबल इन। एसिटिक एसिड किन किन चीज़ों में सॉल्यूबल होता है? वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। याद रखें इट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये अल्कोहल और ईथर में तो, यानी एक कॉमन सेंस की बात है कि ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन एसिटिक एसिड की ये भी प्रॉपर्टी है कि वाटर में भी डिज़ोल्व होता है। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सो इसकी सॉल्युबिलिटी आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि इसकी थोड़ी लिटिल बिट बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है, क्योंकि ये पानी में भी डिज़ोल्व हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन अ कप प्लेस्ड ऑन अ टेबल। हमने वाटर को कप में डाला और कप टेबल पे रखी हुई है, तो इसमें सिस्टम क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? वो पानी, जो वाटर पड़ा हुआ है वो पानी है, और कप बाउंड्री बनेगी, और जो टेबल होगी वो क्या बनेगी इसमें? द टेबल इज़ सराउंडिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अल्कली मेटल्स ग्रुप लाई इन। अल्कली मेटल ग्रुप जो होते हैं, यानी फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, अल्कली मेटल्स को फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, तो वो एस ब्लॉक में आता है। बी फर्स्ट और सेकंड, यानी अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों ग्रुप्स एस ब्लॉक में आ जाते हैं। सो 13 का बी होगा। 14 का होगा काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ। काइनेटिक एनर्जी में किस किस तरह की एनर्जीज होती हैं? काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल एनर्जीज। यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होती है, तो यानी उसमें रोटेशनल भी आ गई, उसमें वाइब्रेशनल भी आ गई, और उसमें ट्रांसलेशनल भी आ गई। पर रेस्ट में जो एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन, तो मोशन तीनों तरह का होता है, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इन NaCl क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन। इसमें पूछा जा रहा है कि एक NaCl का क्रिस्टल्स है जिसमें क्लोराइड आयंस सेंटर पे है, फेस के सेंटर पे होते हैं, तो वो कितने यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? याद रखें कि देर आर 2 यूनिट सेल्स इन विच क्लोराइड आयंस आर एट द फेस सेंटर। ठीक है, कितने यूनिट्स होंगे? यूनिट सेल्स 2 यूनिट सेल्स बनेंगे। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू। जो एक्चुअल यील्ड हमें मिलती है वो क्यों? अब देखें, कोई भी हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं और थ्योरेटिकली हम करते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम किसी भी चीज़ को ड्राइव करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा आती है, एक्चुअली वो कब हो जाती है? ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, कुछ एनर्जी लूज़ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल लॉसेस, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो कुछ लॉसेस ऑपरेशन की वजह से भी हो जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए वो कंप्लीटली जो है ना प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, तो कुछ प्रोडक्ट्स वापस रिवर्स होके रिएक्टेंट्स बना देती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, साइड रिएक्शन, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें जो चाहिए होती है प्रोडक्ट, उसके अलावा दूसरी भी एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। सो इस वजह से जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वैसे मिल रही होती है, लेकिन कुछ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन के मिलेगी, दैट इज़ साइड रिएक्शन। सो इस तरह से ये तीनों, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन तीनों रीजंस की वजह से एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद 17th है कि लेग्यूमाइन एंड कोलाजिन प्रोटीन्स, ये दो प्रोटीन्स हैं, आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू, किस टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होती हैं? अच्छा, ये तो वैसे बेसिकली बायोलॉजी का है, लेकिन ये केमिस्ट्री में किसी जगह लिखा हुआ होगा, इसीलिए केमिस्ट्री के पोर्शन में दिया गया है। सो कोलाजिन और लेग्यूमाइन ये दोनों जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कोलाजिन हमें बोन्स और
कार्टिलेजेस में मिलती है प्रोटीन। सो इस तरह से दीज आर कनेक्टिव टिश्यू, सो कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 18, द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन एनायन, एनायन की साइज इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्सन ऑफ। अच्छा, एनायन की साइज जब रिपल्जन इंक्रीज हो जाती है, किस चीज़ की रिपल्जन इंक्रीज होने की वजह से एनायन की साइज़ बढ़ती है? रिपल्जन होगी तो इट मीन्स देयर आर सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस हैं यानी प्रोटॉन और न्यूक्लियस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो इनमें से एनायन है यानी निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से रिपल्जन होगी और रिपल्जन की वजह से आखिरकार उसकी साइज बढ़ जाती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद 19, ग्रेफाइट हैज़ ए स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विथ, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है ना दैट इज़ हेक्सागोनल। सो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है बोरॉन नाइट्राइड के, बिल्कुल सिमिलर होता है। सो डी ऑप्शन, बी एन, डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच हाफ लाइफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन, वो कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का जिसमें हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन की, डायरेक्टली नहीं होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन की कंसनट्रेशन की, तो उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। SN1 रिएक्शन इज अ, SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, यानी ये, और SN2 जो होता है वो 1 स्टेप में होता है, यानी ये अपोजिट यहाँ पे याद करना है आपको। तो SN1 इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हों बेंजीन के 3 p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में वो मौजूद होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ये होगा कि इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग। जो अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइज हैं वो तो ठीक है बन गए, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कार्बन एटम्स के बीच में नहीं होते, वो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे क्लाउड बना रहे होते हैं, इसीलिए वो जो बॉन्ड होता है ना वो एक जगह पे नहीं होता, वो अल्टरनेटिव बॉन्ड बना रहा होता है, कभी किस जगह बॉन्ड मूवेबल होता है, रेजोनेंस हो रही होती है। सो ये अनहाइब्रिडाइज जो p ऑर्बिटल जो भी बेंजीन को जब भी आ जाए तो याद रखें कि वो क्लाउड बनाएंगे ऊपर और नीचे, और वो एक जगह पर स्टेबल नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइड। अब सिल्वर एसिटाइलाइड का फॉर्मूला दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है कि सिल्वर एसिटाइलाइड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ वाइट, सिल्वर है, सिल्वर बताया जा रहा है तो वाइट ही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। अब कोवलेंट बॉन्ड की 2 किस्में होती हैं, एक होता है पोलर, दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, होमोन्यूक्लियस मतलब सेम न्यूक्लियस होगा तो डायपोल मूवमेंट वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, टोटल ओवरऑल बिल्कुल भी वहाँ पे कोई भी यानी पोलरिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सेम एटम्स होंगे ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे नॉन पोलर जो बनेगा वो ए केस में बनेगा, ए केस क्या है, यानी होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसके बाद है इन अ प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, पानी की बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में क्या हो जाती है? प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ प्रेशर, ठीक है। सो रेज्ड हो जाती है नॉर्मल से, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर एटमॉस्फेयर का डिक्रीज़ होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होती है। प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अ पॉलीमर कॉल्ड बैकलाइट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ फॉर्मल्डिहाइड। ये याद रखें, ये आपको याद रखनी है कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की जब कंडेंसेशन होती है तो हमें बैकलाइट प्लास्टिक मिलता है, बैकलाइट इज़ अ प्लास्टिक। उसके बाद 27, द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस टू अदर इज कॉल्ड, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 28, फ्यूल्स विथ हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किसी भी फ्यूल का अगर ऑक्टेन नंबर हाई हो जाए तो इस तरह के फ्यूल कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ रिफॉर्मिंग, यानी
हमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका ऑक्टेन नंबर हाई हो। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये आपको सिंपली मैं समझा दूं कि ऑक्टेन नंबर इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द फ्यूल, यानी फ्यूल की वैल्यू क्या है। सो हमें फ्यूल की वैल्यू बढ़ानी है, फ्यूल को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, तो हम उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करते हैं। सो इस तरह के फ्यूल कैसे हम बना सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मिंग, जिसमें हम सिंपल जो लॉन्ग चेन होती है हम उनको हम ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ रीफॉर्मिंग, याद रखें कि रीफॉर्मिंग में हम जो स्ट्रेट चेन होती है वो ब्रांच्ड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ओके 29, विच वन ऑफ देम इज़ यूज एज एन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज। वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हम ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज यानी फ्रीज ना होने दें, इस तरह से हमको वो कौन सा कंपाउंड को इस्तेमाल करेंगे जो किसी भी गाड़ी में किसी भी चीज़ को फ्रीज नहीं होने देगा। दैट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 30, हाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अफेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग। दो तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग भी होते हैं और पैरा डायरेक्टिंग भी ग्रुप होते हैं। सो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन को सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो बेंजीन की होती है उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन वो है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। क्या वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पे उनकी जो ओवरऑल होती है, ठीक है। सी ऑप्शन है मैक बेंजीन लेस रिएक्टिव। इसमें याद रखें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ जाएगी, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वो मेटा की तरफ उन्हें भेजेंगे ना, मेटा डायरेक्टिंग यानी मेटा की तरफ भेज रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन मेटा की तरफ ज़्यादा हो जाएंगे। सो ए ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे नहीं होगी। सो ऑर्थो और पैरा पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेकिन सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि बेंजीन कि जो लेस रिएक्टिव बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से बेंजीन लेस रिएक्टिव बन जाता है। सो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद है इन केस ऑफ, अब ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉम वेयर नंबरिंग इज स्टार्टेड, नंबरिंग को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अब यहाँ पे जो ओवरऑल अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो दो हैं, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि लास्ट में, और एक है अल्कोहल ग्रुप जो कि पहले पहले है। सो जब भी कार्बोक्सिलिक और अल्कोहलिक दोनों आ जाएं तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ गिवन नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। ये प्रेफरेंस वाले टॉपिक में आपको सब फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस आनी चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है। अच्छा, उसके बाद है वेपर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंस इन लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिक्विड का प्रेशर डिटरमाइन करेंगे। जब हमें लिक्विड का प्रेशर डिटरमाइन हो जाएगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी हमें मालूम है तो उसका जो डिफरेंस करेंगे हमें वेपर प्रेशर फिर मिल जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है रेट कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय, रेट कांस्टेंट को हम के से शो करते हैं, सिंपल के से। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ दीज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। न्यूट्रलाइजेशन, याद रखें जो फर्स्ट है कंबस्शन, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, सो इट इज़ एक्सोथर्मिक यानी इसमें पॉजिटिव नहीं होती। न्यूट्रलाइजेशन, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होती है, सो इसमें भी पॉजिटिव नहीं होती। एटमाइजेशन यानी किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एटम्स बनाना, सो ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज़ एंडोथर्मिक, सो यहाँ पे एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कब बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि टू पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोजर, अगर दो पोलर मॉलिक्यूल कम बहुत करीब आ जाएं तो क्या इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन सकता है, नहीं। लेकिन अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब क्लोज आ जाते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। कैसे, अच्छा इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कुछ वक्त के लिए, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डाइपोल बने, वो कैसे बनता है, जैसे आपने पढ़े होंगे लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस में एक नियॉन आप उठा लें, नियॉन इज़ अ नॉन पोलर, और दूसरा भी नियॉन आप उठा लें। तो अब इस तरह के दो अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स आप उठा लें, जैसे नियॉन नियॉन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो तो एटम्स हो गए, लेकिन आप कोई भी मॉलिक्यूल्स की भी इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, तो उनके बीच में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ डाइपोल बनता है, कुछ उनमें पोलरिटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बनती है, जिसकी वजह से फिर अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। सो इस तरह की पोलरिटी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा जाता है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, हाउ विल द
how will the conditions be changed to prevent the volume of the given gas from expanding when its mass is increased? यानी अगर मैस इंक्रीज़ किया जाए तो वो कौन सी कंडीशंस चेंज होंगी जो वॉल्यूम को इंक्रीज़ नहीं होने देंगी। मतलब हमें क्या करें कि हमें गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं करने देना, लेकिन उसका मैस भले इंक्रीज़ हो। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे ताकि वॉल्यूम, क्योंकि हमें यहाँ पे अब चार्ल्स लॉ भी देखना है और पॉयल्स लॉ भी देखना है। मैस इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्चुअली अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, लेकिन हमें वॉल्यूम को इंक्रीज़ को प्रिवेंट करना है, हमें वॉल्यूम को इंक्रीज़ नहीं होने देना। सो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे ताकि वॉल्यूम वहीं पे रुक जाए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर हमें वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है यानी वहीं बरकरार रखना है एज द मास इज इंक्रीजिंग, तो हमें वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करना होगा और प्रेशर को अल्टीमेटली हम इंक्रीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि टेम्परेचर इज लोवर्ड एंड प्रेशर इंक्रीज, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद इन ल्यूकास टेस्ट टर्शरी एल्कोहल्स फॉर्म ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। ल्यूकास टेस्ट में जो टर्शरी एल्कोहल्स होते हैं वो ऑयली लेयर बनाते हैं अल्काइल हेलाइड्स के कितने वक्त के बाद। याद रखें कि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव, सो ये इमीडिएटली ऑयली लेयर बना देंगे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है वाटर इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टीज़। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए होता है क्योंकि एक तो उसकी पोलर नेचर भी है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी ऑप्शन सही है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस भी है उसमें, क्योंकि पोलर नेचर है ही इसी वजह से क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है। सो ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कंबस्शन एक्सोथर्मिक होता है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब ये जो ऑप्शन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का, ये एक्सोथर्मिक में ये भी आ जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई चीज़ बन रही है तो उसमें भी फिर हीट रिलीज़ होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसमें हीट ऐड करेंगे। लेकिन जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आप सोच रहे हैं कंबस्शन में हमेशा रिलीज़ ही होती है, लेकिन कंबस्शन में कभी कभी हमें देनी ज़्यादा पड़ती है लेकिन रिलीज़ इतनी नहीं होती, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक बन जाता है। लाइक कंबस्शन में कभी कभी ऐसा भी केस हो जाता है कि हमें एनर्जी देनी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सबसे पहले हमें उसे हीट करना होता है, उसके बाद फिर हीट रिलीज़ होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमने हीट दी हुई होती है ना, वो जो रिलीज्ड हीट होती है उससे ज़्यादा दी हुई होती है, तो ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगी। सो एंथैल्पी चेंज हमेशा अगर एक्सोथर्मिक पूछा जाए तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद 40 ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या है? 0। याद रखें कि एन हेप्टेन में कोई भी ऑक्टेन है ही नहीं, क्योंकि ये हेप्टेन है तो इसमें कोई भी ऑक्टेन नहीं होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? एंथ्रासीन भी एरोमेटिक है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक यानी जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो इन तीनों में बेंजीन रिंग होती है। सो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज लोकल इरिटेंट। वो कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हम मेडिसिन में एज ए लोकल इरिटेंट इस्तेमाल करते हैं? और वो जो है वो है एसिटिक एसिड। याद रखें एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल। सब शेल में या सब एनर्जी लेवल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड 2l+1, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 व्हेन टू एटम्स बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। अगर दो एटम मिल गए एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे वहाँ पे? यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे डोमिनेट हो जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस जाहिर सी बातें बढ़ रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे वो करीब आ गए और एटम कंपाउंड में चेंज हो गया है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें फिर क्या हो जाती हैं? मिनिमम हो जाती हैं, क्योंकि अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं। तो रिपल्सिव, अगर कंपाउंड बन चुका है तो रिपल्सिव फोर्सेस यानी मिनिमम है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
उसके बाद है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है मैं आपको ये बता दूँ। ऑर्डर यानी सबसे पहले ऑर्डर पढ़ते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं। SN1 में मैंने आपको कहा कि 2 स्टेप्स होते हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही इन्वॉल्व होगा। सो इसका ऑर्डर तो 1 होना चाहिए, ठीक है। SN1 का ऑर्डर 1 होगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, जितने उसमें स्टेप्स हैं मॉलिक्यूलरिटी उतनी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 और 1 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको फिर से हम एक बार रीचेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सही से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है वो है व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मीथेन 8 कार्बन एंड 1 ATM। अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ गलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेंटीग्रेड की ये सी नहीं है, ये कार्बन की जगह यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। सो इसलिए ये हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया होगा और 1 ATM। मोस्ट प्रोबेबली 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM होता है। तो 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो होती है ना डेंसिटी, वो होती है 0.7138 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से फिर वो कम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है फ्यूज्ड बॉक्साइट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गेट। अगर फ्यूज्ड बॉक्साइट को हम इलेक्ट्रोलाइज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, सो इस वजह से एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स मैग्नीशियम एटम। वो कौन सी अल्काइल हैलाइड है जो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो होती है अल्काइल आयोडाइड, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ फोर्थ पीरियड इज़ लार्जर देन। फोर्थ पीरियड के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स थर्ड पीरियड से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पीरियड्स के हिसाब से जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती जाती है बाकियों से। फिर जैसे नीचे फोर्थ की ज़्यादा होगी, फिफ्थ की और भी ज़्यादा होगी, तो कम किसकी होगी, थर्ड की। सो फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में आ गई। जैसे जैसे नीचे जाएंगे पीरियड बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। सोडियम 11 हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बी ऑप्शन जो सही है वो है बी ऑप्शन, यानी पहले नियॉन आएगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर S1 आ जाएगा। वेन आर द प्रीफिक्सेस ऑर्थोपेरा एंड पेरा यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे ऑर्थोपेरा एंड मेटा आएगा। ऑर्थोपेरा एंड मेटा कब हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, हमें इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम सेकंड सब्सटीट्यूशन करवाएंगे। फर्स्ट सब्सटीट्यूशन में मैंने आपको पहले भी ये सवाल आया हुआ है कि मोनो सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की कितनी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ओनली 1 बनती है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्थोपेरा का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऑर्थोपेरा मेटा सेकंड पे होता है, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपली हमने लीनियर पढ़े हुए हैं, लेकिन एरोमेटिक भी एक याद कर दें, दैट इज़ फिथैलिक एसिड, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है फिथैलिक एसिड वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, ये बस आपको याद कर देना है। 53 इफ़ Kp एंड Kc हैव सेम वैल्यूज़ देन डेल्टा एन विल बी। अगर Kp और Kc बराबर हो जाए, डेल्टा एन यानी डिफरेंस इन मोल्स, तो डिफरेंस इन मोल भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई मोल में डिफरेंस तब नहीं होगा। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच इज़ सोल्ड एज फर्टिलाइज़र, इनमें से किसको हम फर्टिलाइज़र की तरह बेच सकते हैं, सो दैट इज़ फॉस्फेट। याद रखें सिलिकेट का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होता, फर्टिलाइज़र नाइट्रेट्स के होते हैं, फर्टिलाइज़र फॉस्फेट्स के भी बनते हैं, और पोटाशियम के भी होते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट आ रहा है, तो फॉस्फेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कैल्शियम फॉस्फेट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लास्ट वन, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स ऑफ 8.694 मोल्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। अब सबसे पहले ये आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना क्योंकि इतनी टाइम नहीं है और वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी है। सो लास्ट इसमें करना आपको क्या है, सबसे पहले आपने सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है। उसके बाद इस मॉलिक्यूलर मैस जो आपको मिल जाएगा उसको आप मोल्स से मल्टीप्लाई करें, आपको सही जवाब मिल जाएगा।
सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हों, जो भी पेट टेस्ट हों, आपको वो जल्द से जल्द आपको मिल जाएँ और इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी का पोर्शन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।